स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ में। यदि आप हमारे चैनल को बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो सामान्य अध्ययन के इकाई 3 से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1866 में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। ए कह रहा है कि A.G. टांसले, बी कह रहा है कि अर्नेस्ट हेगल, सी रेमंड लिंडेमन और डी कह रहा है कि चार्ल्स एल्टन। तो किसके द्वारा जो है इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो है वो प्रयोग किसके द्वारा जो है किया गया था, ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो है वो प्रयोग जो है अर्नेस्ट हेगल ने किया था। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा और इसका प्रयोग उन्होंने 1866 में किया था। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों और उसके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे सवाल पर आते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग A.G. टांसले द्वारा किस वर्ष जो है वो किया गया। 1866, 1935, 1942 और 1985। तो आपको दूसरे सवाल का उत्तर जो है वो बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग A.G. टांसले द्वारा किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था 1935 में। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। टांसले ने वर्ष 1935 में जो है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार यह वातावरण के सभी जैविक और अजैविक घटकों के एकीकरण का परिणाम है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक का उदाहरण है। उत्पादक, अपघटक, प्रकाश या उपभोक्ता। तो अजैविक घटक का उदाहरण कौन है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश जो है उसका उदाहरण है। सी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक और एक अजैविक। प्रकाश, तापमान, जल, मृदा और खनिज तत्व जो है वो अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि अपघटक के अंतर्गत मुख्य रूप से किन्हें सम्मिलित किया जाता है जो मृत कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करते हैं। हरे पौधे, कवक एवं जीवाणु, प्राथमिक उपभोक्ता या शैवाल। तो सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा कवक एवं जीवाणु। बी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। कवक और जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। ये मृत पौधों और जंतुओं का अपघटन कर उन्हें मिट्टी में खनिज तत्वों के रूप में वापस मिला देते हैं। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 में कह रहे हैं कि दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। इकोटोन, इकोलॉजिकल नीक, बायोम या जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। सवाल नंबर 5 का उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर इकोटोन हो जाएगा, अर्थात ए विकल्प उत्तर सही होगा। दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का मिलन स्थल जो है इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव क्षेत्र स्थलीय और जलीय तंत्र के बीच का आर्द्र ब्रिज का जो आर्द्र भूमि है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कह रहे कि इकोटोन क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और घनत्व अधिक होने की घटना को क्या कहते हैं। लिंडेमन प्रभाव, कोर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव या सुपोषण। क्या कहा जाता है आपको बताना है। सवाल नंबर 6 का उत्तर कि इकोटोन क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और घनत्व अधिक होने की घटना को हम क्या कहते हैं। तो इसे कोर प्रभाव कहा जाता है। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। इकोटोन में अक्सर दोनों संबंधित पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और इसे कोर प्रभाव या एज इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 में कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में प्राथमिक उत्पादक किन्हें माना जाता है। शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, हरे पौधे या सर्वहारी जीव। तो आपको 7वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, हरे पौधे। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 में कह रहे हैं कि संख्या का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है। घास के मैदान, फसल पारिस्थितिकी तंत्र, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। तो किस में उल्टा बनता है ये आपको बताना है। तो ये वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है।
सी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। एक अकेले वृक्ष पर आश्रित पक्षियों और उन पर आश्रित परजीवियों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे संख्या का पिरामिड उल्टा हो जाता है। इसके विपरीत घास के मैदान में यह सीधा होता है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 में कह रहा है ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम 1942 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स एल्टन, रेमंड लिंडेमन, जोसेफ फूरियर और अर्नेस्ट हेगेल। तो आपको 9वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित जो है वो किया गया था? तो ये रेमंड लिंडेमन के द्वारा किया गया था। बी विकल्प उत्तर को जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने 1942 में बताया कि एक पोषी स्तर के दूसरे स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, जबकि 90% ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 में कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? द्विदिशीय, चक्रीय, एक दिशीय या बहुदिशीय? तो 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि एनर्जी का फ्लो जो है वो कैसा रहता है? तो एक दिशीय रहता है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर विभिन्न उपभोक्ताओं की ओर एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा उस स्तरों के वापस उत्पादकों की ओर नहीं लौटती है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा रहता है? संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड या उपरोक्त सभी? तो उसका उत्तर आपको बताना है कि कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव जो है वो सीधा रहता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव सीधा रहता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 में कह रहे हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, क्षैतिज या रेखीय? तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, उल्टा होता है। तालाब में उत्पादकों का जैवभार उपभोक्ताओं की तुलना में बहुत कम होता है, जिसके कारण जैवभार का पिरामिड उल्टा बनता है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 में कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? चार्ल्स एल्टन, ए.जी. टॉन्सले, नॉर्मन मायर्स और एडवर्ड ओ विल्सन। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। ए विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा को चार्ल्स एल्टन ने विकसित किया था, इसलिए कभी कभी एल्टोनियन पिरामिड भी इसे कहा जाता है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 में कह रहा है कि लिंडेमन के नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 यूनिट ऊर्जा उपलब्ध है तो तृतीयक उपभोक्ता तक कितनी ऊर्जा पहुंचेगी? 1,000 यूनिट, 100 यूनिट, 10 यूनिट या 1 यूनिट? तो आपको 14 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 10 यूनिट तक ऊर्जा जो है उस तक क्या करेगी, वो पहुंचेगी। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। कह रहे बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में किसने किया था? एडवर्ड ओ विल्सन ने, डब्ल्यू.जी. रोसेन ने, नॉर्मन और मायर्स ने, एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है वो 1985 में किसने किया था? तो डब्ल्यू.जी. रोसेन ने किया था। बी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है डब्ल्यू.जी. रोसेन ने 1985 में किया, जबकि एडवर्ड ओ विल्सन ने इसे वैज्ञानिक जगत में लोकप्रिय बनाया। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 में कह रहे हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स एल्टन, नॉर्मन मायर्स, अर्नेस्ट हेकेल, रेमंड लिंडेमन। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में किसके द्वारा दी गई? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दी थी। यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां उच्च जैविक विविधता होती है, लेकिन वे संकट में होते हैं। वर्तमान में विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। करें भारत में सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा भाग शामिल है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अरावली पर्वत?
तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विकल्प सी उत्तर सही है। भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक सुंडा लैंड है, जिसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अन्य 3 क्षेत्र हिमालय, पश्चिमी घाट व श्रीलंका के इंडो बर्मा क्षेत्र हैं। करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में करें, उनके प्राकृतिक आवास से बाहर लाकर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है। इन सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण या पारिस्थितिकी निक क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इन्हें इसे जो है एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। जब संकटग्रस्त जीवों को उनके मूल आवास से दूर चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान या जीन बैंक में रखा जाता है तो इसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहा है कि क्रायोफ्रिजरेशन तकनीकी में बीजों या जीनों को द्रवित नाइट्रोजन में किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, -100 डिग्री सेल्सियस पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर और -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। सी विकल्प जो है वो सही होगा। क्रायोफ्रिजरेशन एक जो है एक सीटू तकनीकी है, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग करके जैविक नमूनों को दीर्घकाल तक जो है सुरक्षित रखा जाता है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 में कह रहे हैं कि वर्ष 2024 के डेटा के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। 75, 80, 85 या 100। तो कितनी हो गई ये आपको बताना है। तो इसकी संख्या 80 हो गई है। बी विकल्प उसका उत्तर जो है वो सही होगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है। रामसर संधि आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु 1971 में ईरान में हुई थी। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। किस में कह रहे कि भारत के किस राज्य में वर्तमान में सर्वाधिक 16 रामसर स्थल स्थित हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या गुजरात। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किस में जो है सर्वाधिक 16 जो है और रामसर स्थित जो है वो स्थल स्थित हैं। तो वो हैं तमिलनाडु में। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। और ये आंकड़ा आपका 2024 का है, ध्यान रखेंगे। तो ये आंकड़ा कब का है, 2024 का आंकड़ा है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 में कह रहे हैं कि जैव विविधता के 3 स्तरों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता या भूवैज्ञानिक विविधता। तो कौन सा शामिल नहीं है। तो भूवैज्ञानिक विविधता इसमें शामिल नहीं है। डी विकल्प इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। जैव विविधता के 3 प्रमुख स्तर हैं, आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी। आनुवंशिकी, प्रजाति और पारिस्थितिकी, ये 3 जो है इसके स्तर हैं। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 में कह रहे हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को किस नेशनल पार्क से की गई। कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या रणथंभौर नेशनल पार्क। तो किस पार्क से जो है वो की गई आपको बताना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है वहाँ से जो है वो की गई। वर्ष 2023 में इस प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत में बाघों की औसतन संख्या 3925 है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 में कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में पुनः बसाया गया। कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो सही होगा। भारत में 1952 में विलुप्त घोषित चीतों को वापस लाने हेतु सितंबर 22 और फरवरी 23 में कोनो नेशनल पार्क में जो है चीते लाए गए। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। करें हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु माइक कार्यक्रम का संबंध किस वर्ष शुरू की गई परियोजना से है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट गेंडा या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो आपको 25 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर प्रोजेक्ट हाथी हो जाएगा। बी विकल्प उत्तर क्या है वो सही हुए। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में जो है हुई थी। इसके तहत जो है वो माइक कार्यक्रम हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। कहता है कि मणिपुर की लोकटक झील में स्थित विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका उत्तर आपको बताना है। एक कह रहा है कि केबुल लामजाओ,
चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। कह रहा है कि मणिपुर की लोकटक झील में स्थित विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ, साइलेंट वैली, दाची गाम और पिन वैली। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केबुल लामजाओ, अर्थात ए विकल्प जो है इसका उत्तर क्या है, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। मणिपुर का यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लुप्तप्राय संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। कह रहे हैं कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1972, 1987, 1992 और 2015। तो किस पर हस्ताक्षर किए गए, किस साल, ये आपको बताना है। तो ये 1987 में किए गए, बी विकल्प सही होगा। देखिए 16 सितंबर 1987 को इसमें हस्ताक्षर हुआ। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले CFCs जैसे पदार्थों के नियंत्रण हेतु एक वैश्विक जो है वो संधि है। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। 28 में कह रहे कि वर्ष 2023 में COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें हानि व क्षति कोष के संचालन पर सहमति बनी? पेरिस, दुबई, ग्लासगो और शर्म अल शेख। तो सही उत्तर जो है इसका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, दुबई। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। 29 में कह रहे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है? PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अर्थात CO2 जो है इसमें शामिल नहीं है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 में कह रहा है कि पंचामृत संकल्प के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030, 2047, 2050 या 2070। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, 2070। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।